उन्होंने जवाब में कहा, सही वक्त तो शाम के 6 बजे का है, मगर ये पैसेंजर ट्रेन रोज लेट होती हैं और 7 साढ़े 7 से पहले कभी नहीं आती। तुम शाम का खाना खाकर ही जाना। मैंने कहा, शुक्रिया, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने देर से खाना खाया है, शाम को भूख नहीं लगेगी। बुजुर्ग ने कोठरी से निकलने के बाद बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और फिर मुझे उनके तख्त पर बैठने और कलमा शरीफ पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद खामोशी छा गई। दूर से आटे की चक्की के साथ किसी कव्वे की अचानक बोलने की आवाज आ जाती। एक देहाती गली में से भैंस को हंकारता हुआ गुजर गया। किसी करीबी मकान में एक बच्चा रोया। शायद उसकी माँ ने किसी को आवाज देकर कहा कि बच्चे को पलंगड़ी में डाल दे। मैं चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मुझ पर गनूत की तारी होने लगी। मैं सोना नहीं चाहता था। मेरी मुश्किल एक मच्छर ने आसान कर दी, जो नीम अंधेरे में बार बार मेरी नाक के पास आकर भिनभिनाने लगा। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरे हाथ नहीं आता था। इसी कशमकश में मेरी गनूदगी गायब हो गई। रोशनदान में से दिन की जो रोशनी कोठरी में आ रही थी, वो अब फीकी पड़ने लगी थी। इसका मतलब था कि बाहर सूरज गुरूब होने लगा है। देखते ही देखते शाम के सायों ने इस रोशनी को निगल लिया और कोठरी में अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद बाहर तख्त चरचराया, फिर कदमों की हल्की हल्की चाप दरवाजे के करीब आई। कुंडी खुली और मेरे मोहसिन बुजुर्ग अंदर तशरीफ ले आए। उन्होंने माचिस जलाई, रोशनी में आगे बढ़कर दीवार से लटकती लालटेन जलाई और बोले, 6:30 बज गए हैं। शाम के अंधेरे में बैठना अच्छा नहीं होता। शाम को दिया बत्ती जरूर जलनी चाहिए। ट्रेन का वक्त तो हो गया है, मगर वो 7:30 से पहले नहीं आएगी। तुम्हें भूख तो नहीं लगी बेटा? मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा कि मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। उन्होंने लालटेन की बत्ती नीचे कर दी और ये कहते हुए बाहर निकल गए, तुम आराम करो, मैं नमाज पढ़ लूं। उन्होंने बाहर से दोबारा कुंडी चढ़ा दी। कोठरी में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी होने से मुझे अच्छा लगा था। अब मैं अपने अगले प्रोग्राम पर गौर करने लगा। मुझे रह रहकर उस खुफिया आदमी का ख्याल आ रहा था, जो यकीनी तौर पर इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर किसी न किसी भेस में जरूर मौजूद होगा, लेकिन मैं उससे निपट सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गलता था कि अचानक गली में किसी की भारी आवाज बुलंद हुई, शाहजी पानी पिला दो, प्यास लगी है। मैं एकदम होशियार हो गया। मैं तेजी से चारपाई से उठा और पहला काम ये किया कि लालटेन बुझा दी। उसके साथ ही मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और बाहर से आने वाली आवाजों पर कान लगा दिए। बुजुर्ग की आवाज आई, बैठो भाई, अंदर से पानी लाता हूँ। मैंने दरवाजे की दर्ज के साथ आंख लगाकर ड्योड़ी में देखा। ड्योड़ी में भी लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी में मुझे घनी मूछों वाला गोल मटोल आदमी दिखाई दिया। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था, सर पर एक साफा बंधा हुआ था। शक्ल सूरत से वो कोई देहाती आदमी लग रहा था। ड्योड़ी में भी एक जानिब पानी का घड़ा रखा हुआ था। मैंने देखा कि शाह साहब तख्त से उठे और घड़े में से पानी निकाल कर मिट्टी के प्याले में डाला और अजनबी को पेश किया। बोले, तुम्हें पहले बस्ती ने कभी नहीं देखा, क्या किसी दूसरे गांव से आए हो बेटा? शाहजी ने बड़े इखलाक से पूछा। इसी दौरान मैंने नोट किया कि अजनबी देहाती अपनी चमकीली आंखों से ड्योड़ी और कोठरी के दरवाजे का बड़े गौर से जायजा ले रहा था। मेरा माथा ठनका। यह आदमी पुलिस के खुफिया आदमी के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। उस अजनबी ने शाहजी के हाथ से प्याला लेकर थोड़ा पानी पिया, बाकी पानी गली में फेंका और बोला, शाहजी आप यहाँ अकेले रहते हैं? शाहजी जानी मेरे मोहसिन मुसलमान बुजुर्ग अब तख्त पर बैठ गए थे। तख्त पर मुसल्ला बिछा हुआ था। शायद वो नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। कहने लगे, नहीं भाई, मेरे बहू बेटा भी है, वो दूसरे शहर गया हुआ है। लड़का तो बस्ती का पटवारी है। अजनबी उनके करीब ही जमीन पर बैठ गया। अपनी मूछों को साफे से पूंछते हुए बोला, फिर तो आप सरकारी दरबारी आदमी हैं। शाहजी ने उसका कोई जवाब न दिया। अजनबी देहाती अपने आप ही बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा बस्ती की सैर करता चलूं। फिर मुझे प्यास लगी, आपको देखा तो सोचा कि प्यास भी बुझा लूं और आपके दर्शन भी हो जाएं। शाहजी बोले, कोई बात नहीं भाई, अच्छा तुम बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। अजनबी देहाती टिकटिकी बांधे उस कोठरी के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसके अंदर मैं मौजूद था। खुफिया पुलिस वालों की भी एक छुट्टी हिस्स होती है जो उन्हें ऐन वक्त पर बता देती है कि मफरूर मुल्जिम किस जगह छुपा हुआ है। उसने मुसलमान बुजुर्ग यानी शाहजी की बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा, इस कोठरी में क्या है शाहजी? अब शाहजी कुछ परेशान हो गए। खुफिया पुलिस वाले ने शाहजी का चेहरा फौरन पढ़ लिया और जेब से अचानक पिस्तौल निकालकर उठ खड़ा हुआ। बोला, शाह साहब जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, कोठरी में क्या है मैं खुद मालूम कर लेता हूँ। मैं फुर्ती से पीछे हट गया। मामला खुलकर सामने आ गया था। मेरा कयास गलत नहीं था। यही वो खुफिया पुलिस वाला था जिसको पुलिस मेरे पीछे छोड़ गई थी। मुझे खुफिया पुलिस वाले की गरजदार आवाज सुनाई दी, कोठरी से निकलकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो।
मेरे रिवॉल्वर में 12 गोलियां हैं और बाहर पुलिस की गार्ड भी मौजूद है और मिलिट्री पुलिस ने सारे गांव को भी घेरे में ले रखा है। मैंने कोई जवाब न दिया। शाहजी भी चुप थे। मेरा ख्याल था कि वो मुझे खौफजदा करने के लिए दरवाजे की कुंडी पर फायर कर देगा, मगर खुफिया पुलिस के आदमी आमतौर पर ठंडे दिल के होते हैं। उनमें सिपाहियों वाला जोश खरोश नहीं होता। वैसे ये बात मेरे हक में जाती थी। अगर वो फायर कर देता तो बस्ती के लोग फायर की आवाज सुनकर वहां जरूर जमा हो जाते, लेकिन उसे फायर जरूर करना चाहिए था। मैं आज तक हैरान हूं कि उस खुफिया पुलिस वाले ने फायर क्यों न किया। अगर वो फायर कर देता तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती और मेरे हाथों मरने से भी शायद बच जाता, क्योंकि बस्ती के सारे लोग वहां जमा हो जाते और मेरे लिए फरार के रास्ते मसदूद हो जाते। बाकी ये जो उसने धमकी दी थी कि पुलिस की गार्ड बाहर मौजूद है और पुलिस ने सारी बस्ती को घेरे में ले रखा है, ये उसकी ब्लफ चाल थी जिस पर मैंने उस वक्त भी एतबार नहीं किया था। उसने आगे बढ़कर कुंडी खोली और दरवाजे को जोर से लात मारी। दरवाजा खुल गया। मैं इतनी देर में पूरी तरह तैयार हो चुका था। वो मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। मैं एक खास पोजीशन में एक हाथ लगाए हुए था। उसने ये हिमाकत की कि कोठरी में दाखिल हो गया। अगर वो कोई कपड़ा जलाकर अंदर फेंक देता तो मैं धुएं में ज्यादा देर ठहर न सकता था, मगर वो कमांडो नहीं था। खुफिया पुलिस का आदमी था जो रिश्वत भी ले लेते हैं। जो ही वो अंधेरी कोठरी में दाखिल हुआ, मैं एक खूंखार चीते की तरह बाएं जानिब से उस पर लपका। वो मुझे ड्योढ़ी की लालटेन की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। मेरे पाँव की एक ठोकर ने उसके हाथ से रिवॉल्वर उड़ा दिया। उसके बाद वो निहत्ता था और निहत्ता दुश्मन मेरे हाथ से बचकर निकल जाए ये नामुमकिन था। दूसरे सेकंड में उसकी गर्दन मेरी बगल में थी। एक हाथ उसकी ठोड़ी पर और दूसरा उसकी खोपड़ी की पिछली जानिब जमाते हुए मैंने बाएं जानिब इतनी जोर का झटका दिया कि उसकी गर्दन की हड्डी घूमकर कड़क की आवाज से टूट गई। उसने अपने जिस्म का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया और वो मेरे हाथों में झूल गया। मैंने उसे फर्श पर फेंका और तेजी से ड्योढ़ी में आ गया। बुजुर्ग मुसलमान शाहजी ने ये सारा मंजर देख लिया था। वो अपने मकान पर खुफिया पुलिस के एक आदमी के कत्ल होने के बायस घबरा रहे थे। मेरे करीब आकर बोले, तुमने उसे मार डाला। मैंने कहा, शाह साहब, अगर मैं इसे हलाक न करता तो ये मुझे कत्ल कर देता और फिर पुलिस आपको भी पकड़ कर ले जाती, क्योंकि पुलिस के मुताबिक आपने पाकिस्तान के एक खतरनाक एजेंट को पनाह दी थी। शाहजी ने ड्योढ़ी का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और कोठरी में आ गए। कहने लगे, बेटा, पुलिस तो अब भी मुझे और मेरे इकलौते बेटे को पकड़ कर ले जाएगी और फिर हमारे खानदान पर जो तबाही नाजिल होगी उसका अंदाजा तुम शायद नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे बुजुर्गवार, मैंने जो कुछ किया मुझे यही करना चाहिए था। शाहजी और मैं अंधेरी कोठरी में खड़े थे। खुफिया पुलिस वाले हिंदू की लाश फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। शाहजी बोले, क्या तुम सचमुच पाकिस्तान के एजेंट हो? मैंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप फिक्र न करें, ये लाश यहाँ आपके मकान पर नहीं रहेगी। शाहजी की आवाज में घबराहट गालिब थी। कहने लगे, इस आदमी के कहने के मुताबिक पुलिस ने बस्ती को घेरे में ले रखा है। अगर वो यहाँ आ गए तो? मैंने शाहजी की बात को काटते हुए कहा, उसने झूठ बोला था शाहजी। पुलिस वाले इस अपने खुफिया एजेंट को यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मुझे ये बताइए कि अब यहाँ से दिल्ली या पानीपत की तरफ ट्रेन कब जाएगी? शाहजी ड्योढ़ी में आकर तख्त पर बैठ गए। वो बार बार अपनी सफेद दाढ़ी पर इस्तरारी कैफियत में हाथ फेर रहे थे। बोले, आखिरी गाड़ी, हाँ, अब एक गाड़ी रात के पिछले पहर 3:30 बजे आएगी। अंबाला कैंट से आएगी, मगर ये लाश, खुदा के लिए इसको यहाँ से हटा दो। मैंने शाहजी को हौसला दिया और उनसे एक बोरी लाने के लिए कहा। मैं कोठरी में आ गया। मैंने लालटेन रोशन की और लाश को देखा। लाश की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और आंखें बाहर को निकली हुई थी। मैं दौड़कर ड्योढ़ी में आ गया। दरवाजा खोलकर गली में झांका। गली तारीक और सुनसान पड़ी हुई थी। शुरू रात में ही बस्ती पर अंधेरा और खामोशी मुसल्लत हो गई थी। मेरा ख्याल दुरुस्त था। इस खुफिया पुलिस वाले ने मुझे झांसा देने की कोशिश की थी। बाहर कोई मिलिट्री पुलिस या सिविल पुलिस वाला नहीं था। मैंने ड्योढ़ी को अंदर से बंद कर दिया। शाहजी ने मुझे एक बड़ी खाली बोरी ला कर दी। मैंने लाश के घुटने उसकी छाती से लगाकर रस्सी से कसकर बांध दिए। फिर शाहजी की मदद से लाश बोरी में बंद करके ऊपर से बोरी को सी डाला। शाहजी की घबराहट अपनी जगह पर गलत नहीं थी। वो बस्ती के एक अमन पसंद शरीफ मुसलमान बुजुर्ग थे और अपने इकलौते बेटे, उसकी बीवी और बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। भारतीय हुकूमत वैसे भी भारतीय मुसलमानों की दुश्मन थी और उन्हें किसी न किसी जुर्म में खामखा मुलव्विस करने के बहाने ढूंढती थी। अगर बस्ती के किसी हिंदू को जरा सी भिनक भी पड़ जाती कि शाहजी के घर में खुफिया पुलिस के एक अहलकार को कत्ल कर दिया गया है, तो शाहजी के घराने पर जो क़यामत टूटती उसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता था।
शाह जी कह रहे थे कि बेटा, पाकिस्तान को हम दिल से याद करते हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मगर मुझे अपने इकलौते बच्चे से भी बहुत मोहब्बत है। इस दुनिया में वही एक मेरा नाम रोशन करने वाला है, मेरा नाम जिंदा रखने वाला है। अगर इस कत्ल का किसी को भी पता चल गया तो भारतीय पुलिस हमारे खानदान के किसी एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हमें कानून के हवाले नहीं करेंगे, वो हमें यहाँ के मुतासिब हिंदुओं के हवाले कर देंगे जो मुझे और मेरे बेटे और उसके बच्चों को कत्ल करके मेरी बहू को अगवा करके ले जाएंगे। मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम इस इलाके में तकसीम के वक्त हो चुका है। मैं अपनी बीवी को लेकर मालीर कोट ले चला गया था, वहां से इस बस्ती में आकर बस गया। उस वक्त मेरे इकलौते बेटे की उम्र 2 बरस थी। मैंने शाह जी का हाथ अपने हाथ में लेकर अकीदत से बोसा दिया और कहा, मेरे मोहतरम, आप यकीन करें आपके खानदान का अमन तबाह नहीं होगा, आपका घर आबाद रहेगा। मैं लाश को लेकर अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बस्ती से बाहर निकलने का सबसे महफूज रास्ता कौन सा है। शाह जी ने मुझे एक महफूज रास्ता समझा दिया। मैंने लाश की बोरी को कांधे पर डाला, शाह जी को आखिरी बार अकीदत और एहतराम भरी नजरों से देखा और ड्योरी से निकलकर अंधेरी गली में आ गया। उन्होंने मुझे जो रास्ता बताया था वो गली की दूसरी तरफ से रेलवे स्टेशन से आगे एक गंदे खाल के करीब जा निकलता था। ये रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था और मुझे सारी बस्ती की गलियों में से नहीं गुजरना पड़ता था, बल्कि 10-15 कदम चलने के बाद बाएं जानिब एक गिरे हुए बोसीदा मकान के सहन से निकलने के बाद ही मैं खुले खेतों में आ गया। खाल के करीब से गुजर रहा था कि एक कुत्ता भौंका। मैं न रुका। लाश बोरी में बंद मेरे कांधे पर थी। मैंने उसे अपने सर पर इस तरह उठा लिया जैसे गेहूं वगैरह लेकर दूसरे गांव जा रहा हूं। रेलवे स्टेशन की बत्तियां मेरी बाएं जानिब रह गई थी। मैं लाश को खाल या किसी कुएं में नहीं फेंकना चाहता था। ऐसी सूरत में बदबू की वजह से लाश बाहर निकाल ली जाती और जब इलाके की पुलिस को मालूम होता कि वो उनका खुफिया आदमी था जो गांव में कत्ल हो गया तो इस बस्ती के हिंदुओं को तो पुलिस कुछ न कहती, मगर शाह जी पर जरूर आफत टूट पड़ती। चुनाचे मैं सबसे पहले इस लाश को किसी ऐसे तरीके से ठिकाने लगाना चाहता था कि उसकी हड्डियां भी न मिलें। शाह साहब के घर से निकलते वक्त मैंने उनसे एक तरकारी काटने वाली छुरी लेकर अपने पास रखी। ये छोटे चाकू के साइज की छुरी थी। बोरी सर पर उठाए मैं बस्ती के खेतों से निकलकर रेलवे लाइन पर आ गया। मेरी एक जानिब कुछ फासले पर छोटे से रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती जल रही थी और दूसरी जानिब रेलवे लाइन अंधेरे में दूर जाकर डूब गई थी। मैं रेलवे लाइन पार करके उसकी दूसरी तरफ चला गया। उधर ढलान थी, आगे गढ़ों में सरकंडे उगे हुए थे। यहाँ सरकंडों के पीछे बैठकर मैंने बोरी को खोल डाला। पहला काम ये किया कि लाश का सर काट कर अलग किया और दूसरे नाजुक आज़ा काट कर वहीं जमीन में गड्ढा खोद कर अच्छी तरह से दबा दिए। अब लाश की शनाख्त मुश्किल थी कि यह हिंदू की लाश है या मुसलमान की। कटी हुई गर्दन वाली लाश को मैंने आगे जाकर रेलवे लाइन के दरमियान में डाल दिया और उसका सर बोरी में लपेट कर बगल में दबाया और रेलवे लाइन से हटकर खेतों में चलने लगा। रात तारीख थी, खेत भी अंधेरे में डूबे हुए थे। मैंने एक खेत में देखा कि पानी देने के बाद वहां जमीन नरम और गीली हो गई थी। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। मैं खेत के दरमियान में जाकर बैठ गया। लाश के सर वाली बोरी पास ही रखी थी। मैंने छुरी से जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन गीली और नरम थी। 10-15 मिनट में ही कोई 2 फुट गहरा गड्ढा मैंने खोद लिया। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने खुफिया पुलिस वाले हिंदू का सर बोरी समेत गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भरनी शुरू कर दी। मिट्टी को मैंने खूब अच्छी तरह से दबा दिया। जमीन की सतह हमवार हो गई तो इस तरह उल्टे पांव खेत से बाहर निकला कि पीछे हटते हुए मैं हाथों की मदद से अपने पांव के निशान मिटाता चला गया। रेलवे लाइन पर आकर पटरियों के दरमियान में सुकड़ी पड़ी सरकटी लाश को छू कर देखा। मेरी तसल्ली हो गई कि पिछली रात को जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजर जाएगी तो इस सरकटी लाश के परख चढ़ जाएंगे। लाइन पर मैंने लाश को इसलिए नहीं डाला था कि इंजन की रोशनी में ड्राइवर को लाइन पर पड़ी हुई लाश दिखाई दे सकती थी और चूंकि अभी ट्रेन स्टेशन से निकल रही होगी वो उसे खड़ी कर सकता था, लेकिन लाइन के दरमियान में पड़ी हुई लाश दूर से ड्राइवर को नजर नहीं आ सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं इतना वक्त कहाँ गुजारूं। ट्रेन रात के 3:30 बजे आ रही थी। अगर खेतों में जाता हूँ तो वहाँ ये डर था कि मुझे नींद आ गई तो ट्रेन निकल जाएगी और दिन के वक्त खुफिया पुलिस के आदमी अपने खुफिया आदमी की खबर लेने या उससे कोई इत्तला हासिल करने वहाँ आ सकते थे। मुझे हर हालत में रातों रात उस जगह से आगे निकल जाना था। अगर रेल की पटरी के साथ पैदल चलना शुरू करता हूँ तो कुछ मालूम नहीं था कि गाड़ी अगले स्टेशन पर खड़ी भी होती है कि नहीं। अगरचे ये पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा कि रात के वक्त जो पैसेंजर ट्रेनें भारत में चलती थीं वो कई छोटे देहाती स्टेशन छोड़ ही जाती थीं। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं वहीं किसी जगह छुप कर पड़ा रहूं और उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आगे निकल जाऊं। मैं खेतों में चलता स्टेशन के करीब आकर एक जगह रुक गया। प्लेटफॉर्म खाली था। खंभों पर कहीं कहीं बत्तियां जल रही थी मगर उनकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। प्लेटफॉर्म की एक ही छोटी सी ड्योढ़ी थी। गेट पर कोई चेकर नहीं था।
ड्यूडी में खिड़की थी जहां से मुझे दिल्ली का टिकट लेना था। उस खिड़की में अंधेरा छाया था। टिकट बाबू को ट्रेन के आने से एक आध घंटे पहले वहां आना था। ड्यूडी में मुझे एक आदमी दीवार के साथ लेटा हुआ दूर से नजर आया। अगर मैं भी स्टेशन की ड्यूडी में जाकर बैठ जाता हूँ या खाली प्लेटफॉर्म के बेंच पर लेट जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि मैं वहां किसी की नजरों में आ सकता था। हो सकता था ऐसा ना हो, लेकिन मेरे खदशे बहुत शदीद थे और नफ्सियाती तौर पर उनका मुझ पर असर था। खुफिया पुलिस वाले के सर की मुझे फिक्र नहीं थी। वो अगर फसल बोने के वक्त बरामद हो भी जाती तो उस वक्त तक उसका चेहरा मस हो चुका होगा और वो पहचाना नहीं जा सकेगा। मुझे उसकी लाश की तरफ से थोड़ी सी बेचैनी जरूर थी। मुझे लाश रेलवे लाइन के दरमियान में स्टेशन से 1.5 फरलांग दूर पड़ी थी। कहीं उसे कुत्ते भंभोड़ते हुए खींच कर बाहर न ले जाएं।